ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्वतंत्रता सेनानी, रंगकर्मी, लेखक और अभिनेता वीरेंद्र नारायण के जीवन और रचना कर्म पर आधारित रूपक रंगमंच का अरुण ध्वज वीरेंद्र नारायण। आलेख अरविंद कुमार। प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए रेणु जी। देखिए, हम लोग इतने दिनों से भागलपुर जेल में बंद हैं। अपनी बात बाहर नहीं कह पा रहे हैं। ये तो सही करे आप। आपको बताऊं, मैंने एक नाटक लिखा है। सोचता हूं इसका जेल में ही मंचन करूं। वाह वीरेंद्र भाई, मुझको तो पता ही नहीं था आपको नाटकों का भी शौक है। ये तो बहुत अच्छा है। हम लोग कैदियों के बीच तो कम से कम अपनी बात कह सकेंगे। आपकी क्या राय है सत्यनाथ भादुड़ी जी? यह तो बहुत अच्छी योजना है। हम लोग आपस में मिलकर इसका मंचन करते हैं और कुछ कैदियों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, कल हम लोग यहाँ नाटक करते हैं, लेकिन अभी किसी को बताइएगा नहीं। नहीं तो जेलर साहब हम लोगों को ये नाटक करने नहीं देंगे। वैसे इस नाटक में एक पात्र अंग्रेज जेलर का भी होगा। अच्छा, अच्छा, बहुत मजा आएगा। साथियों बैठो, शांति से बैठो। अब पेश होने जा रहा है एकांकी बलिदान। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। आपको मालूम है, अंग्रेज सरकार ने हमारे इन 3 वीर सपूतों को फांसी पर लटका दिया और हम लोग ये सब देखते रह गए। फिरंगी सरकार का बाल भी बांका नहीं कर पाए। हम लोग अंग्रेज सरकार को इस देश से भगाकर ही मानेंगे। हाँ, चाहे हमको अपनी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। जरूर। हाँ, क्यों नहीं। अब देशवासियों को आगे आकर अपना बलिदान देने की जरूरत है। गांधी जी ने कहा है, करो या मरो, करो या मरो। तभी हमारा देश आजाद हो पाएगा। आखिर ये फिरंगी सरकार कब तक हमारा दमन करेगी? सिपाहियों! जी साहब। ये आवाजें कैसी आ रही हैं? कैदी क्या कर रहे हैं? ऐसे मानने वाले नहीं हैं। कुछ भी करो तुम। हाँ हाँ, कुछ भी कर लो, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हाँ, हम झुकने वाले नहीं हैं। सिपाहियों, लाठी चार्ज! भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। आगे बढ़ो। भारत माता की जय, भारत माता की। मैं हूं वीरेंद्र नारायण जी। बिल्कुल मान लीजिए कि मैं अभी भी हूं, और ये जो एकांकी अभी आपने सुनी, ये मेरी ही लिखी हुई थी भागलपुर जेल में। और मेरे साथ साथ इसमें अभिनय किया था फणीश्वर नाथ रेणु और सतीनाथ भादुड़ी जी ने। एक 2 और साथी थे जेल के, जिन्होंने इसमें भाग लिया था। अब प्रकट हुआ ही हूं और महसूस करता हूं, आप में से ज्यादातर लोग लगभग
अनभिज्ञ से ही हैं मुझसे, तो कुछ अपने बारे में बताता चलूं। मेरा जन्म बिहार के भागलपुर में ही 16 नवंबर 1923 को हुआ था। बचपन में रामलीला देखकर नाटक करने की इच्छा जागी। पारसी थिएटर का एक शो देखा तो और दिलचस्पी बढ़ी। बांग्ला के महान रंगकर्मी शिशिर भादुड़ी से मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन उन दिनों आजादी की लड़ाई चल रही थी। महात्मा गांधी और जेपी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ा। रेणु सतीनाथ भादुड़ी के साथ मैं भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जेल में ही ये नाटक किया। रेणु जी और कुछ कैदी इतने बीमार हो गए कि वे 1 साल के बाद छोड़ दिए गए। वे सब पटना के मेडिकल अस्पताल में भर्ती हो गए। 2 साल बाद सतीनाथ भादुड़ी भी छोड़ दिए गए। लेकिन मैं जेल में ही रहा। 3 साल बाद जेल से छूटा। अब थक गया हूं भाई। कोई और ही कहे मेरी कहानी। जेल से छूटने के बाद वीरेंद्र नारायण ने जेपी के अखबार जनता में कुछ दिन काम किया। हिंदी के प्रख्यात लेखक, पत्रकार और समाजवादी नेता रामवृक्ष बेनीपुरी उसके संपादक बने। 42 के आंदोलन में वो जेपी के साथ हजारीबाग जेल में बंद थे। इस तरह जयप्रकाश नारायण, बेनीपुरी और वीरेंद्र नारायण ने मिलकर अखबार के माध्यम से समाज में अलख जगाने का काम किया और उनका एक पारिवारिक रिश्ता भी बना। बहुमुखी प्रतिभा के धनी वीरेंद्र नारायण ने अपनी पत्नी सरोजिनी नारायण के साथ पटना में ही बच्चों ममता, विजय, जय, संजय और प्रीति को एक बहुत रचनात्मक वातावरण दिया। दिल्ली में रहने वाले उनके ज्येष्ठ पुत्र विजय नारायण और उनकी पुत्रवधू वीणा नारायण प्रेमिल शब्दों में उन्हें याद करते हैं। बचपन की जो याद है वो यही कि बच्चे सब भाई बहन उनकी तरफ एक गुरु की तरह देखते थे, बृहस्पति के पिता की तरह। खुद सितार बजाते थे तो म्यूजिक की बहुत समझ थी। उनके दोस्त यार भी ऐसे ही थे। अनिल विश्वास, विलायत खां, कमला लाल, ऐसे सब लोग जो रंगमंच से जुड़े थे या संगीत से जुड़े थे, उनके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, महफिलें करना उन्हें बहुत पसंद था। उन्हें उतना वक्त नहीं मिलता था, पर जो भी मिलता था उसमें वो इन लोगों के साथ बहुत खुश होकर के अपनी शाम बिताते थे। और उनकी वजह से ही हम लोगों को भी इन लोगों से मिलने का, इनकी बातें सुनने का, इनके बारे में जानने का सुखद अवसर मिला। जहाँ तक बाबूजी का काम था, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि वो बहुत कम बोला करते थे। लेकिन घर की रोज़मर्रा की बातों में ही शायद उन्हें काम का इतना जुनून था कि उनके काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात आ जाती थी। जैसे उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक़ था, तो जब गार्डन में बैठे होते थे, फूल वगैरह देखते होते थे, ये कह देते थे ये वहाँ उगता है, इस सीज़न में उगता है और इस फूल की हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में ये महत्व है इसका। और कभी कभी बात करते करते बीच में वहाँ का कोई फोक सॉन्ग भी गा देते थे। तो मुझे लगता था कि वो अपने हर काम को बहुत रिसर्च करके करते थे। दूसरे, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। अभी भी जो हम सब जनरेशन के बच्चे हैं, उनको लगता है कि माई बाबा बेस्ट मतलब सब लोग अपने नॉर्मली पिता के लिए कहते हैं, माता के लिए कहते हैं, किसी के और के लिए कहते हैं, पर हमारे घर में सब बच्चे बाबा के लिए ही कहते हैं कि माई बाबा बेस्ट। तो ये भी दिखाता है कि इतने संयुक्त परिवार में रह के भी वो ज़्यादा समय बिताते थे उनके साथ, और किस तरीके से उनके साथ वो बच्चा ही बन जाते थे। एक और चीज़ मुझे लगता है कि वो क्योंकि अपने जनरेशन में हेड ऑफ़ द फैमिली जैसे थे, सबसे बड़े भाई थे, तो सब छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस सलाह की ज़रूरत है, ये सब भी वही देखा करते थे। और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन फिर भी कभी मैंने बाबूजी को टेंस नहीं देखा, लेकिन फिर भी हर चीज़ का समाधान था उनके पास। इस तरीके से उन्होंने पूरे परिवार को भी जोड़े रखा। और एक, चाहे उनके बच्चों को लगता है कि वो पिता से ज़्यादा कलाकार के रूप में उन्होंने देखा, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक घर के मुखिया जैसे बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है उन्होंने।
वीरेंद्र ने अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए रेस्तरां में बैरे का काम किया। वो जेपी के शिष्य थे। जेपी ने भी अमेरिका में पढ़ाई के दौरान रेस्तरां में काम कर अपना खर्चा जुटाया था। जेपी ने विजय लक्ष्मी पंडित के नाम एक पत्र लिखा था वीरेंद्र नारायण के लिए। तब वो लंदन में उनसे मिले थे। लंदन में उन्होंने चेखव के प्रसिद्ध नाटक चेरी का बागीचा में अभिनय भी किया था। बाद में चेखव के इस नाटक का हिंदी में अनुवाद किया और दिल्ली के श्री राम सेंटर में इसका मंचन भी किया था। वीरेंद्र नारायण लंदन में पढ़ाई के दौरान पेरिस जाकर जॉन पॉल सार्त्र से भी मिले थे। प्रसिद्ध कला समीक्षक रविंद्र त्रिपाठी कहते हैं, वीरेंद्र जी का योगदान कई स्तरों पर है। एक तो उन्होंने कई नाटक लिखे हिंदी में, कई ऐसे विषयों से संबंधित नाटक लिखे हैं जिसके बारे में अमूमन आज भी लोग, जैसे फिजिकली हैंडीकैप है, और उन्होंने कई नाटकों के, विदेशी नाटकों के हिंदी रूपांतरण किए। मिसाल के लिए मैं बताऊं, एंटोन चेखव जो रूसी के बहुत बड़े नाटककार हैं पूरी दुनिया के, और पूरी दुनिया में उनके नाटक सराहे जाते हैं, खेले जाते हैं। तो उनका एक मशहूर नाटक है चेरी का बगीचा। हिंदी में उसका नाम चेरी का बगीचा होगा, अंग्रेजी में उसका चेरी ऑर्चर्ड नाम है। उसका उन्होंने रूपांतरण किया आम का बागीचा नाम से। और जब रूपांतरण किया उसका, तो उन्होंने एक पूरी व्याख्या दी कि किस चरित्र को, जो चेरी ऑर्चर्ड के चरित्र हैं, उसके समानांतर जो हिंदी में चरित्र हैं वो क्यों हैं और क्यों लिखे गए हैं। उसकी लंबी भूमिका है उनकी आम का बागीचा में है। देखिए, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन जो पहले ऑल इंडिया रेडियो का ही हिस्सा हुआ करता था, सुब्रमण्यम भारती पर किया, वह भी एक नाटक ही है। क्योंकि नाटक ऐसा नहीं है कि जो स्टेज पर हो रहा है वही नाटक है। बहुत से रेडियो नाटक उन्होंने लिखे और निर्देशित किए। रंगमंच की परिभाषा और परिधि बहुत विशाल है और उसमें कई तरह के प्रयोग वीरेंद्र नारायण जी ने किए। और उन्होंने रंगमंच के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर किताब लिखी है। वो किसी हिंदी निर्देशक ने नहीं लिखी है, वो वीरेंद्र नारायण ने लिखी है। तो उनका एकेडमिक जो योगदान है हिंदी रंगमंच पर, वो भी बहुत ज़्यादा है। हिंदी समाज को तो याद करना चाहिए कि उनके यहाँ एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ जो न सिर्फ भारतीय रंगकर्म की परंपरा को जानता था, बल्कि विदेशी रंगकर्म की परंपराओं को भी जानता था। और बहुत कुछ जिसने पहल से, अपनी मेहनत से, अपनी कल्पना शक्ति से हिंदी रंगमंच को और भारतीय रंगमंच को बहुत कुछ दिया। वीरेंद्र नारायण जब लंदन से लौटे, तब उस जमाने के मशहूर नाटककार और संस्कृतिकर्मी जगदीश चंद्र माथुर ने उन्हें सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी दी। माथुर तब आकाशवाणी के महानिदेशक थे। उनके इस दौर पर प्रकाश डाल रहे हैं सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के प्रभारी एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन में एडीजी राजेश कुमार झा। वीरेंद्र नारायण जी 50 के दशक में सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन से जुड़े थे और वे उन कुछ महान विभूतियों में शामिल हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, हम लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, काफ़ी मशहूर प्रोग्राम बाद में जो कई अन्य विषयों पे किए गए, उसको शुरू करने वाले लोगों में आप कह सकते हैं कि वो उसके पायोनियर थे। उनका एक बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है महाकवि विद्यापति पे, जो न केवल मैथिली के बल्कि बांग्ला के भी महान कवियों में गिने जाते हैं। उन पे उनका लाइट एंड साउंड प्रोग्राम था जो काफ़ी फेमस रहा था। उसके अलावा उन्होंने रामचरितमानस पर भी एक साउंड एंड लाइट प्रोग्राम बनाया था, जिसे देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई आए थे और साथ ही उस समय जो सूचना और प्रसारण मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, वो भी उस कार्यक्रम को देखने आए थे। वे सितार भी अच्छा बजाते थे और उनके नज़दीकी विलायत खान और अनिल विश्वास जैसे बड़े मशहूर रहे हैं इस फील्ड में, वो उनके करीबी मित्र रहे थे। वीरेंद्र नारायण हरिवंश राय बच्चन के भी संपर्क में थे और तेजी बच्चन की रंगमंडली से जुड़े थे। जब बच्चन ने शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ का अनुवाद किया, तब नाटक का निर्देशन वीरेंद्र नारायण ने किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू उस नाटक को देखने विशेष रूप से आए थे। वीरेंद्र नारायण ने
करीब 20 छोटे बड़े नाटक लिखे, पर केवल नाटक ही नहीं लिखते रहे, रंग आलोचना में भी उनकी पहचान बनी। उनकी रंग आलोचना के बारे में एनएसडी के पूर्व निदेशक और मशहूर रंगकर्मी देवेंद्र राज अंकुर कहते हैं, हम लोग जब विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए कर रहे थे 67 से 69, तब विभाग में वो एक बार आए थे। तब उन्हें मैंने पहली बार देखा था, हालांकि इससे पहले उनका नाम सुना था। वो इसलिए हिंदी रंगमंच में महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जिस जमाने में रंगमंच हिंदी में आज़ादी के बाद धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था, उस दौर में उन्होंने उससे पहले ही जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त पर हैदराबाद से निकलने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका हुआ करती थी, कल्पना, उसके 5-6 अंकों में उन्होंने डिटेल में स्कंदगुप्त को लेकर उसका एक मंचन की दृष्टि से संपादन, अध्ययन और विश्लेषण किया था। उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है रंगकर्म। रंगकर्म अर्थात रंगमंच से जुड़े हर विषय पर डिटेल में वो किताब लिखी, और तब हिंदी में रंगमंच के व्यावहारिक प्रशिक्षण को लेकर या व्यावहारिक जानकारी बिल्कुल नहीं के बराबर थी। तो मैं समझता हूँ कि वो किताब उस दौर में बहुत ही उपयोगी साबित हुई। हम लोग जो खुद 67 से 69 हम लोगों का भी नाटक और रंगमंच ऐच्छिक एमए कर रहे थे, तो उसी किताब को हम लोगों ने उस दौर में पढ़ा था। और उनकी एक प्रस्तुति उन्होंने हमारे ही एक सहपाठी के साथ, दिनेश ठाकुर, जो बाद में मुंबई में अच्छे फिल्म अभिनेता भी बने जाकर, उनके साथ उन्होंने इस प्रस्तुति को किया था। मिस्टर अभिमन्यु नाम का नाटक, और नाटककार थे लक्ष्मी नारायण लाल। और खुद उनका एक नाटक सूरदास, जिसकी बार बार चर्चा होती है, आईफेक्स हॉल रफी मार्ग पर था। पूरे का पूरा दिल्ली का रंगमंच वहीं पर हुआ करता था, तो उसमें उस नाटक का मंचन हुआ था। वो मंचन मुझे जरूर देखने का मौका मिला था। नाटकों के भाषिक विन्यास पर भी उनकी पैनी नजर थी। शब्दों और ध्वनियों को लेकर वो बहुत सजग थे। प्रख्यात रंगकर्मी और एनएसडी के पूर्व निदेशक राम गोपाल बजाज याद करते हैं, वो दिल्ली में थे, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में छात्र होकर के पटना से आया था। मैं नहीं जानता था, लेकिन इतना मुझे मालूम था कि वीरेंद्र नारायण जी बिहार के हैं और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में कुछ सीनियर पोजीशन पर हैं। वीरेंद्र जी ने स्कंदगुप्त के बारे में नटरंग में अपने कुछ विचार रखे थे और उसका एक रूपांतर सा किया था कि ये ऐसे होने से ये हो सकता है। और मैंने निर्णय लिया था कि मुझे जयशंकर प्रसाद का नाटक करना है। और अंततः 77 में पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल से मैंने उसमें कुछ थोड़े से भाषा में सरलता करके किया था। तो उस समय मैंने वीरेंद्र जी को याद किया था, प्रणाम किया था। इसके अतिरिक्त तो मुझे इतना याद है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभिनय के एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मैंने आवेदन दिया था, मैं अपीयर हुआ था, तो वहाँ वीरेंद्र नारायण जी बैठे हुए थे एक्सपर्ट के तौर पर। तो उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए थे। अब वो प्रश्न भी नहीं याद हैं, उत्तर भी नहीं याद है, लेकिन भाषा से संबंधित थे। इतना मुझे याद है कि अभिनय पढ़ाओगे तो मैंने कहा वाचिक महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो मैं समझता हूँ कि मानव विकास के क्रम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात अर्थों की है, और वो अर्थ सबसे अधिक मनुष्य भाषा के द्वारा व्यक्त करता है। भाषा में ध्वनि, शब्द, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। तो इसके प्रति एक चेतना में जब बात आती है तो वीरेंद्र जी भी याद आते हैं। तो मैं उनकी स्मृति को अभिनंदन करता हूँ। वीरेंद्र नारायण के नाटकों के पात्र क्लासिकल पात्र के बजाय हमारे आसपास के समाज में हाशिए पर रहने वाले लोग थे। अधिकांशतः ऐसे लोगों की कहानी ही उनके नाटकों का विषय होती थी। वीरेंद्र नारायण जन्मशती सम्मान से नवाजे गए रंगकर्मी और एनएसडी रंगमंडल के प्रमुख राजेश सिंह का कहना है, मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि
मैंने भी लंदन में उसी संस्था में पढ़ाई की जहां 50 के दशक में वीरेंद्र जी ने डिप्लोमा किया था। दरअसल वीरेंद्र जी जैसे लोग रंगमंच के पुरखे थे। पिछले दिनों उनकी रचनावली उलटने पलटने का मौका मिला तो मेरी निगाह उनके सूरदास नाटक पर गई। 1960 में उन्होंने एक दृष्टिहीन को पात्र बनाया था। इसी तरह एक वेश्या के जीवन पर आधारित एक नाटक लिखा था। मतलब समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के प्रति उनकी हमदर्दी थी। उनकी जन्म शती वर्ष में उन्हें याद करने का उपक्रम किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है इससे नई पीढ़ी को उनको जानने का एक अवसर मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जो नई पीढ़ी हैं, हमें अपने पीछे देखने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है जिन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया है रंगमंच के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। वीरेंद्र नारायण जी उन्हीं शख्सियतों में से एक हैं जिनको बहुत जानने, पढ़ने और उनको समझने की ज़रूरत है। आने वाले समय में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तहत जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ये इनकी कुछ जो अप्रकाशित चीज़ें हैं उनको लेकर के एक किताब छापने की योजना है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके लिखे हुए नाटकों में से कोई एक नाटक एकेडमिक गतिविधि में भी संलग्न किया जाएगा और उसको छात्र गतिविधि के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पुत्र विजय नारायण कहती हैं, जब आदमी मशहूर हो जाता है तो सब उसके पीछे भागते ही हैं। मज़ा तो तब है जब मशहूर होने से पहले उसकी विधा को कोई समझे, जाने और उसको मदद करे। जैसा उन्होंने खुद अपने बचपन में पाया कि जयप्रकाश नारायण ने, रामवृक्ष बिनीपुरी ने, जेसी माथुर ने, आचार्य शिवपुरी साहब, लोगों ने उनके गुण को पहचाना और उन्हें मौका दिया। उनकी सब कमियों के बावजूद वो खुद कहते हैं कि मुझ जैसा सिरफराज आदमी, मुझे इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया तो मैं आगे कुछ बढ़ सका। ये बात हमेशा उन्हें ख्याल रहती थी और इसी वजह से चाहे वो राज बब्बर हों, नाजरा बब्बर हों या तापस सेन है या यशुदास थे। कल्पना एक्ट्रेस थी, उनका नाम अर्चना मोहन था, वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में एक्ट्रेस थी। उनको कुछ चांस मिला बम्बई में। अब दिल्ली की सरकारी नौकरी छोड़ के कैसे जाएं, तो वो पिताजी से मिलने आई तो बाबूजी उनको सजेस्ट किया कि आप लीव लेके चले जाएं और अगर आपका काम जम जाए बम्बई में तो अच्छा है, और ना तो आप फिर आ जाइएगा वापस इसी ओहदे पर। तो ऐसा सोच करके वो गई और जाते ही उन्हें प्रोफेसर में हीरोइन का काम मिल गया, वो भी शब्बू कपूर के अपोजिट, और बाद में बहुत मशहूर हुई, कई फिल्में की उन्होंने। तो वो जब भी आती थी दिल्ली ज़रूर घर आती थी मिलने के लिए। शायद उनके मन में था कि अगर सर ने मुझे चांस न दिया होता शायद मैं ये सब कुछ ना बन पाती। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं और जहाँ जहाँ हो सका उन्होंने नवयुवकों को चांस दिया, क्योंकि उनको हमेशा अपना बचपन शायद याद आता होगा। वीरेंद्र नारायण ने अंग्रेजी में भी ड्रामा पर किताब लिखे थे। जब डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं पर विद्वानों से अंग्रेजी में किताबें लिखवाईं, तो नाटक पर वीरेंद्र नारायण से हिस्ट्री ऑफ ड्रामा एंड स्टेज क्राफ्ट नामक एक पुस्तक लिखवाई थी। 1954 में अमराई की छांव में उनके उपन्यास की भूमिका अज्ञेय ने लिखी थी। अज्ञेय के शब्दों में, श्री वीरेंद्र नारायण का ये छोटा सा उपन्यास वास्तव में एक लंबी कहानी ही है। भागलपुर के देहात के सहज रसमय जीवन की ये एक सुंदर झांकी है। वीरेंद्र नारायण जी की आगामी रचनाओं की प्रतीक्षा आस्था और उत्सुकता के साथ करूंगा। वीरेंद्र नारायण ने कई यादगार संस्मरण भी लिखे। पत्रकारिता के भीष्म पितामह विष्णु पराडकर से लेकर फैज तक, पटना की गौहर जान से लेकर पंडित केशव महाराज जैसे भूले बिसरे लोगों पर भी। रविंद्र त्रिपाठी कहते हैं, वीरेंद्र नारायण जी की एक और चीज जो है जिसको याद किया जाना चाहिए वह है कि जब महात्मा गांधी के 100 वर्ष मनाए जा रहे थे 1969 में, तो उसमें बतौर सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने गांधी जी पर किए और उन्होंने एक गांधी जी पर एक नाटक भी लिखा था, बापू, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसका नाम था। गांधी जी पर लिखे गए हिंदी के पहले नाटकों में वह है। नाटकों की साहित्य की देशज परंपराओं को भी उन्होंने पुष्पित पल्लवित किया, उसको विकसित होने में उनकी बड़ी भूमिका रही। ये भी उनके इस योगदान को भी याद किया जाना चाहिए और याद किया जाएगा, मुझे लगता है। अपने 80 वर्ष के जीवन का अधिकांश समय उन्होंने रचनाशीलता में ही बिताया, लेकिन बहुत सारी कृतियां उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सकीं। संभवतः वो इच्छुक नहीं थे। 1983 में सेवानिवृत्त होने के बाद इसी दिल्ली शहर में घर में बैठे तन्मयता से अपने लेखन में लगे रहे।
आचार्य शिवपूजन सहाय के पुत्र और वीरेंद्र के बहनोई 87 वर्षीय डॉक्टर मंगल मूर्ति भावभीने शब्दों में उन्हें याद करते हैं। मेरी बड़ी बहन सरोजिनी के पति थे और मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई और देखभाल के लिए मुझे पटना में उन्हीं के साथ रख दिया था। ये 1950 की कहानी है। तब से लेकर लगभग उस अंतिम क्षण तक मैं उनके साथ रहा, जब दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में 16 नवंबर 2003 को उन्होंने अंतिम सांस ली। मुझको उनकी वह विषाद में मिली मुस्कुराहट याद है। वो जैसे पत्थर की एक लकीर बन गई है मेरी स्मृति में। उनके चले जाने के बाद उनके पलंग के भीतर उनका लिखा साहित्य भंडार भी शायद पड़ा ही रह जाता, यदि मेरी बहन और भांजों ने मुझसे उनकी ग्रंथावली संपादित प्रकाशित करने की गुहार न की होती। मुझे याद है जब शायद 1955 में दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य समारोह हुआ था, तो हम सब लोग बेनीपुरी जी के साथ एक नाटक दल में उनके प्रसिद्ध नाटक अम्बपाली के प्रदर्शन में दिल्ली गए थे। उस नाटक में बीरेन जी ने अरुण ध्वज की भूमिका निभाई थी। वो प्रदर्शन सप्रू हाउस में हुआ था, जिसमें नेहरू जी और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उपस्थित थे। बीरेन जी, या मैं उनको भाई साहब ही कहता था, जैसा हमारे बिहार में अभिजात परिवारों में कहा जाता है। उनके जन्म और उनकी मृत्यु दोनों की तिथियां 16 नवंबर हैं। ऐसा विरल संयोग कम ही होता है। उनकी भी जन्म और मृत्यु की यह एक ही तिथि रही, जिसे वे बराबर शेक्सपियर के प्रसंग में मुझको याद दिलाते थे, जिसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मशहूर फ्रेंच नाटककार मोलिये के विषय में भी वे बराबर कहते थे कि अपने लिखे अंतिम नाटक में अभिनय करते हुए मंच पर ही गिरकर मोलियो की मृत्यु हुई थी। बीरेन जी की मृत्यु भी कुछ वैसी ही हुई जैसे वह किसी नाटक का अंतिम दृश्य ही हो, जिसके बाद पर्दा गिरता। सचमुच बीरेन जी का जीवन एक संपूर्ण सफल कामदी त्रासदी वाला नाटक ही था, जिसके सारे संघर्ष और विषाद, हर्ष और उल्लास का मैं शुरू से साक्षी रहा। जीवन के इस अनिश्चित अंतिम चरण में, उनके इस शताब्दी वर्ष में मैं कुछ और विस्तार से कुछ और लिख सका तो संभव है उनके स्नेह और सौहार्द से किसी हद तक मैं शायद कुछ पूर्ण हो सकूंगा। लीजिए, एक बार फिर मैं वीरेंद्र। यूं तो आज से तकरीबन 21 साल पहले ही इस दुनिया फानी से गुजर चुका हूं, लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि एक रचनाकार की असल उम्र उसकी रचनाओं की उम्र से तय होती है, और वो तय करते हैं आप, यानी कला के सुधी। और इस समय आपसे मुखातिब हूं क्योंकि सुन रहा हूं कि धरती के इस कोने पे मेरा जन्म शती वर्ष मनाया जा रहा है। तो ये तो तय हुआ कि मेरी रचनाएं मुझसे कहीं ज्यादा जी रही हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक रंगमंच का अरुण ध्वज वीरेंद्र नारायण, आलेख अरविंद कुमार, वाचन स्वर मनोज माइंडकर और मनीषा जैन, नाट्यांश के कलाकार अभिनय श्रीवास्तव, विनोद कुमार, कमल किशोर बराइक, मनोज माइंडकर, मुरारीलाल सैनी और संगम। प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और नेहा सोनी। प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।